स्क्रीनिंग मेथड्स फॉर कंफर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, है ना, अपने फॉरेन डीएनए को डाल दिया उसके अंदर, उसकी इफिशियंसी चेक कर ली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और और क्या किया हम लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देख लिए कि कौन से उसके फैक्टर्स हैं जो कि उसकी इफिशियंसी को बता सकते, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है हमारी, वो कैसे चेक करोगे। तो ये है मेथड्स। सिलेक्शन बेस्ड में हम लोग यहाँ पे दो मेथड देखेंगे, एक सिलेक्शन बेस्ड मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो सिलेक्शन बेस्ड मेथड में अब इसमें जो मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ चीजें इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड मेथड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर, विजुअल सिलेक्शन मार्कर्स, ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कैसे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चीजों को। एक शॉर्ट के लिए समझने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, नाम में ही सबकी चीजें छिपी हुई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाया जाएगा। जब उसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर पाया जाएगा, तो अगर उसको हम उस प्लेट में ग्रो करेंगे तो वो तो उस कंडीशन में बच जाएगा, उसके अंदर रेजिस्टेंट ताकत है उसके अंदर लड़ने की, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का कॉन्सेप्ट। फिर ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर, यहां पे क्या है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, यहाँ पे कुछ एसेंशियल एंजाइम्स या मेटाबोलाइट्स पाए जाएंगे, वो जीन पाए जाएंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल में डिफिशिएंट इन दोज कंपोनेंट्स ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया। फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम इन एंजाइम्स के जो उसमें मिनिमल मीडिया में ग्रो करेंगे तो भी ये ग्रो कर जाएंगे हमारे। मिनिमल मीडिया का मतलब वो होता है कि उसको हम रिमूव कर दें। मान लीजिए कैल्शियम की कंडीशन में कोई ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो जो ग्रो करेंगे हम लोग उसमें कैल्शियम को अगर रिमूव कर देंगे तो भी ये ग्रो कर जाएगी। उसके अंदर वैसे जीन्स है जो कैल्शियम के विदाउट भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अदर जिसके अंदर वो नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक सिलेक्टिव ग्रोथ वाला देता है ये कॉन्सेप्ट। फिर विजुअल, विजुअल का मतलब देख के पहचान लो। तो वहां पे हमें देख के कैसे पहचानोगे, जब उसको टैग करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट प्रोटीन वगैरह रहेंगी जिससे हम इसको टैग कर देते हैं, या फिर एंजाइम्स भी हो सकते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज वगैरह, जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल को पहचान जाते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। यहाँ पे कलर के हिसाब से उसको स्क्रीन कर सकते हैं, विजुअली हम उसको जान पाएंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, यहाँ पे वही जो मैंने चीज बताई वही चीज मैंने दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हो। एक हमने प्लाज्मिड ले लिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, हमने अब इसमें से कंपिटेंट सेल के अंदर इसको डाल दिया, ग्रो करा लिया इसको कंपिटेंट सेल में, ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी वगैरह चेक करने के बाद सब कंडीशन में ग्रो करा लिया, प्लेट के ऊपर डाला। प्लेट में पहले से ही एंटीबायोटिक वाला प्लेट है, ये एंटीबायोटिक पहले से मौजूद है वहां पे। अब एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन लगा हुआ है तो ग्रो तो करेगा, बहुत सारे इसमें आपको ग्रोइंग दिखेंगे, लेकिन सरवाइव वही करेगा जिसके अंदर एंटीबायोटिक जीन होगा, रेजिस्टेंट जीन होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्फिसिलिन एक एंटीबायोटिक है तो इसका एग्जांपल बता दिया आपने। तो यहाँ पे दे दिया कि जो ग्रो करेगा इसके अंदर जो जीन होगा वही ग्रो करेगा, सिंपल, और उसको हम वहां पे आसानी से उसके जान पाएंगे। फिर आते हैं ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर, मैंने आपको बताया था ये कि ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर आर जेनेटिक ट्रेट्स और म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, generally in microbes, that result in the inability to synthesize specific compounds। ऐसे ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जिनके अंदर
इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वो एबल ना हो, है ना, किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में। तो वो जीन हो सकता है कि उसके अंदर ये जेनेटिक बीमारी, हेरिडिटरी बीमारी है कि उस तरह से ये बनना बंद हो जाए, तो ये इनकैपेबल है, तो वो ऑक्सोट्रॉपिक हो गया, है ना। तो इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया है जो कि कुछ कंपाउंड नहीं बना पाते, उनको हम लोग ऑक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। रिक्वायर दैट द मिसिंग कंपाउंड टू बी प्रोवाइडेड, अगर हम लोग उनको बाहर से प्रोवाइड कर देंगे तो वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, ऑक्सोट्रॉपिक। जबकि प्रोटोट्रॉप्स क्या है, वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, दे कैन प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी कंपाउंड्स, तो ऑल नेसेसरी कंपाउंड्स वो हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है एक्सटर्नल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। तो एक ऐसा स्ट्रेन हमने बना दिया जिसको हम आर्जिनिन में ही डालेंगे तो वो ग्रो होगा, या लाइसिन में डालेंगे तो वो ग्रो होगा। लाइसिन में मतलब आर्जिनिन और लाइसिन, यहाँ पे आप देख लगा रखे हैं प्लेट, एक मिनिमल मीडिया ये लिया और एक ये लिया। तो अगर आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉप है तो आर्जिनिन देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, इसमें लाइसिन दिया हुआ है, आर्जिनिन नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं ग्रो करेगा। लेकिन वाइल्ड टाइप वाला जो रहेगा उसके अंदर दोनों चीजें होंगी तो वो दोनों कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं। फिर ये ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर्स, हमने ऐसे मार्कर डेवलप किए हैं लैब में कि जो ऑर्जिनिन ऑक्सोट्रॉप हो, मतलब आर्जिनिन जो है उसको देना पड़ेगा तभी वो ग्रो करेगा। अब हम इसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ए टूल कैसे यूज करेंगे कि हम लोग इसको एज ए टूल अलग अलग आइडेंटिफाई और सिलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव अंडरगॉन इन जेनेटिक चेंजेस। तो यहां पे देखिए मार्कर अलग अलग डेवलप किया हुआ है। हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉप, ई कोलाई ऐसा डेवलप हुआ है जो हिस्टिडीन एन एसेंशियल कंपाउंड में होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो अगर हम इस ई कोलाई के अंदर अपना बैक्टीरिया डाल देते हैं तो क्या होगा, हिस्टिडीन अगर देंगे तभी ग्रो करेगा, है ना, हिस्टिडीन नहीं देंगे तो नहीं ग्रो करेगा। तो ये ई कोलाई म्यूटेंट इज ए डिफेक्टिव हिस्टिडीन, कैन नॉट सिंथेसाइज हिस्टिडीन denoted and needs to histidine to be added in the growth media. Histidine marker helps to select and screen bacteria, regain the ability to produce histidine through the modification like transformation in functional histidine gene. और हर जगह ये पे इस तरह से डेवलप किया गया, ल्यूसिन बी, यूरासिल ऑक्सोट्रॉप इन ईस्ट, थियामिन ऑक्सोट्रॉप इन फंजाई। तो अलग अलग स्पीशीज को इस तरह से ऑक्सोट्रॉप बनाया गया है और उसको एज ए मार्कर यूज किया जाता है। तो ये हो गया ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर। फिर आते हैं एक लास्ट विजुअल सिलेक्शन मार्कर। यहाँ पे आप देखो विजुअली सिलेक्ट करना, हम लोग उसको देख के ही जान जाएंगे कि ये वो होगा। तो यहाँ पे अलग अलग मार्कर डेवलप किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिपोर्टर जीन, जीन ये है, ये एंजाइम ये वाला बनाता है, ये सबस्ट्रेट होगा तब ये बनेगा। यहाँ पे इस टाइप का ऐसे हमें दिखाई देगा। सबसे कॉमन ये किया जाता है यूज एक्स गोल वाला, ये वाला, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बहुत बार यूज किया जाता है, हम लोगों ने कई जगह दिया। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, ठीक है, ये वाला भी एक विजुअल सिलेक्शन मार्कर है। ठीक, तो यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मार्कर टाइप्स, अब ये विजुअल मार्कर में भी अलग अलग टाइप के मार्कर हैं। एक फ्लोरेसेंट मार्कर डेवलप किया हुआ है GFP, ग्रीन फ्लोरेसेंट मार्कर। ये एक जेली फिश है, ये वाली फिश, इससे निकाला हुआ है प्रोटीन को। इस प्रोटीन को लेके ये इमिट करती है एक्सपोज टू ब्लू अल्ट्रावायलेट लाइट, यूज टू ट्रैक जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन लोकलाइजेशन, लेबलिंग, RFP। अगर हम इसको उसमें डाल दें तो हमें ये सक्सेसफुल उस प्लाज्मिड के अंदर डाल दें, प्लाज्मिड के अंदर इसे मार्कर लगा दिया हमने, तो इस जो मार्कर जहां होगा वो ट्रांसफॉर्मेट सेल को ग्लो कराएगा, है कि नहीं। तो हमने अगर इसको जीन के अंदर डाल दिया, जो जीन को हमको फॉरेन जीन के अंदर, जब ये सेल के अंदर चला जाएगा तो ये ग्लो करेगा, तो हम इसको तुरंत ही पहचान जाएंगे। GFP मार्कर सक्सेसफुली एक्सप्रेसिंग द जीन फ्लोरेसेंट ग्रीन एंड मेक देम इजिली आइडेंटिफाइड। इसी तरह क्रोमोजेनिक मार्कर जो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन वाला मैंने बताया था कई बार आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या है,
ये क्रोमोजेनिक मार्कर है। क्रोमोजेनिक का मतलब ये कलर को डेवलप करते हैं। क्रोमोजेनिक कलर डेवलप करना, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन सा है। ये एक लैग जेड जीन होता है। लैग जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है लैग जेड जीन है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्लीव्स द सबस्ट्रेट। अब ये जो जीन क्या काम करता है, ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है, एक एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये एक्स गाल जो सबस्ट्रेट होगा उसको ब्लू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसका काम क्या है, ये एक्स गाल जो रहेगा, गैलेक्टोज जो रहेगा, उसको ब्लू कलर प्रोडक्ट में बना देगा। ठीक है, ये जीन कौन सा जीन, लैग जेड। ठीक है, लैग जेड जीन जो है वो काम करेगा। अगर ये जीन डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, तो ये वाइट हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय कब होगा, जब इस पे फॉरेन डीएनए आ जाएगा। फॉरेन डीएनए यहीं पे आके अटैच होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब ये वाइट हो जाएगा। तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। रिकॉम्बिनेंट मतलब ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर वो जीन घुस गया है तो ये काम नहीं कर पा रहा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल मतलब इंजर्ट करके इनएक्टिवेट हो जाना, यही चीज होती है वहां पे। तो यहाँ पे जो ब्लू है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है और जो व्हाइट वाले हैं वो रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलोनीज को, ऐसे कलर में दिखाई देगा, तो आसानी से आप देख पाते हो कि ये वाला हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है। तो ये एप्लीकेशन इसकी डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कराने में हेल्प हो जाती है इसमें से। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्कर्स हैं जैसे पिगमेंटेशन मार्कर, लेकिन मेन दो जो थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। ये एक जनरल है, अगर आप चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो पिगमेंट आपको देते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस, येलो ऑरेंज और रेड पिगमेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स के अंदर डाल देंगे। फिर ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस एक फ्लोरेसेंट होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है। तो ये विजिबल लाइट वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा उसमें। यहाँ पे विजिबल लाइट में केमिकल रिएक्शन होगी तो ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा आपको। जैसे आप फायर फ्लाइज में देखते हो, आपने गांव में देखा होगा, गांव में जुगनू चमकता रहता है ना वो, तो वो ल्यूमिनेसेंस है। उसका जीन इसमें डाल दिया हमने प्लाज्मिड में, अब वो ये भी वही चीज करने लगा, हमारा एक मार्कर बन गया ये। फिर कलर शिफ्ट, पीएच में अलग अलग पीएच में आपका अलग अलग कलर आएगा, वो भी शिफ्टिंग को हम इसमें देख सकते हैं। तो विजिबल कलर चेंज इन पीएच सेंसिटिव मीडिया हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म कॉलोनी। तो हमने जब उसको डालेंगे पीएच में तो वो ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज अलग अलग दिखाई देंगी। ये भी टाइप के मार्कर जो है विजुअल सिलेक्शन मार्कर डेवलप किए गए हैं। तो पिछली स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिलेक्शन बेस्ड मेथड्स, जिसमें हम लोग सिलेक्ट कर लेते थे कि भाई ये कलर आ गया तो ये वाला हमारा कॉलोनी हो गया। ठीक है, या फिर विजुअली सिलेक्ट कर लेते थे, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल के सिलेक्ट कर लेते थे, तो उससे हमें स्क्रीन हो जाता था वो चीज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल में होगा कि हम उसको टेस्ट करेंगे, हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। आपका जो बन गया है उसकी पूरी सेल्स लेंगे और उसको देखेंगे कि ये वाला है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ मेथड्स के नाम दिए हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये क्या काम करता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने का। वेरी नाइस। तो यहाँ पे इसको हम एज ए टूल यूज करेंगे। हमने अपने प्लाज्मिड के अंदर जो प्लाज्मिड हमने बनाया है रिकॉम्बिनेंट, उसके अंदर वेरियस जो अलग अलग रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो डाल देंगे। यहाँ पे दिया है कि हम लोग आइसोलेट डी प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन किट आती है, उससे हम लोग प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मतलब कि उसके अंदर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डाल दिया, और भी चीजें डालेंगे, बफर वगैरह डालेंगे, और इसको इंक्यूबेट कर देंगे, एंजाइम को अपना काम करने के लिए टाइम देंगे। और इससे क्या होगा, एंजाइम उसको कट कर देगा डीएनए को, प्लाज्मिड डीएनए को। फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोर्सिस आपको पता है, जेल में हम उसको लोड कर देंगे और वो चलेगा,
और फिर उसको हम लोग बैंड उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसीजर है इसका। तो इससे क्या होगा, हमें यूनिक रिस्ट्रिक्शन पैटर्न्स मिलेंगे, मतलब अगर उसमें वो सीक्वेंस हुआ तभी वो कट करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं कट करेगा। तो अगर कट कर देगा तो हमें बैंड्स दिखाई देंगे उसमें, अगर नहीं कट करेगा तो सिर्फ हमें प्लाज्मिड पूरा ओवरऑल दिखाई देगा, है ना। उसके अंदर पूरा प्लाज्मिड का जितना साइज है उतना का एक ही बैंड आएगा, अगर कट कर देगा तो और बैंड आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है कि नहीं। प्लाज्मिड हमने लिया, अगर कट कर रहा है तो हमें बैंड दिखेगा, अगर नहीं कट कर रहा तो हमें एक ही बैंड दिखेगा। तो उस टाइप से सिंपल है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए टूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो ये हमारा प्लाज्मिड है ना। इसमें हमने एक जीन डाल दिया 1 किलो बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट, इस वाले में है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक जीन डाल दिया। ये जीन कुछ काम करता होगा, इंसुलिन बनाता होगा या फिर कुछ प्रोटीन बनाता होगा, तो वो जीन हमने इसमें डाल दिया। अब हमें चेक करना है कि जो हमने सेल्स में इसको डाला हुआ है उसमें से हम लोग इसको आइसोलेट किया और देखा कि भाई इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट हमारा सेल है कि नहीं। तो हमने जब इसको डाइजेस्ट किया और यहाँ पे अगर बिफोर डाइजेशन, अगर मतलब जैसे ये अनकट, दिस इज अनकट, मतलब यहाँ बिफोर डाइजेशन और आफ्टर डाइजेशन। तो अगर ये बिफोर डाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे पूरा साइज आ जाएगा इसका, पूरा अगर देखोगे 2870 प्लस 1200 है ना, 1200। तो ये थोड़ा टोटल आ जाएगा 4770। तो एक बैंड दिख जाएगा हमको ऐसे करके। लेकिन मान लो यहाँ कट लग गया, ऐसे ऐसे कट गया, इको R1 कट देगा जैसे ये काटा हुआ है, तो यहाँ पे दो भागों में टूट चुका होगा। तो हमें ये अलग अलग दिखाई देगा, एक जीन दिखाई देगा और एक बाकी प्लाज्मिड दिखाई देगा। तो ये कंफर्म कर देगा हमारा कि ये इसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। फिर आते हैं एक दूसरे मेथड में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट से पूछा जाता है। तो एक तरीके से दिस इज ए फोटोकॉपी मशीन ऑफ डीएनए। आपको कोई एक बुक मिली, आपने इसे फोटोकॉपी कराना है, तो आप फोटोकॉपी कराते हो तो नंबर ऑफ कॉपीज उसकी बढ़ जाती है। एक तरीके से जीन आपको मिल गया है और उसके नंबर्स बढ़ा रहे हो आप। वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। अगर ये हमारा डिजायर्ड जीन है, जेनेटिक मॉडिफाइड जीन है, तो ये एम्पलीफाई करेगा। हम लोग इसमें प्राइमर को डिजाइन करेंगे जो इससे रिलेवेंट होगा, तभी ये एम्पलीफाई करेगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, डीनेचुरेशन और एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, जैसे आप डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ये अलग अलग हो गए। फिर हम लोगों ने एनिलिंग किया, 54 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ये हमारे प्राइमर यहाँ बाइंड हो गए। और यहाँ 72 किया, पॉलीमरेज आया, साथ में वो काम करने शुरू किए। तो वो रिपीट होता रहता है, ये बार बार स्टेप जो है लगातार रिपीट होते रहेंगे और रिपीट होते होते इसके नंबर्स जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर वो जीन हुआ तभी उसके नंबर बढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेंगे, सिंपल। तो अगर हमने अपने उसमें से लाया जो सेल्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को, और उसके बाद उसको पीसीआर कर रहा विद डिजाइंड प्राइमर, अगर नंबर बढ़ेंगे तो इट विल बी कंफर्म ऑन द एग्रोस जेल, वही इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उसको कंफर्म कर लेंगे। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, सेल्स को ग्रो करा रहे थे डायरेक्टली और उसके बाद चेक कर रहे थे कि है कि नहीं। यहाँ पे मतलब RFLP करके, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म, उसको करके हम लोग डायरेक्टली चेक कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, छोटा सा सैंपल लिया और उसको एम्पलीफाई करा दिया अपनी इस मशीन के अंदर और उसको चेक कर लिया। तो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ ही चीजें हो गई, उसमें हमको कट करना पड़ता है इसमें। तो वो ये वेरी करता है। अगर इसमें हम लोग क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, वी कैन क्वांटिफाई आल्सो इन द रियल टाइम। ठीक है, ये पीसीआर हो गया। फिर एक मेथड होता है डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए की सीक्वेंसिंग करना। यहाँ पे भी एक सेंगर उन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को, अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और यहाँ पे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब जाएंगे, जैसे मान लो ये DDTP है, तो ये जहां ऐड होंगे ना, वहां से चेन बनेगी ही नहीं, आगे रुक जाएगी वो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से चेन देखो रुकती चली जा रही है। जहां जहां ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इसका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल डीएनए का सीक्वेंस है।
लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे मान लो ए यहाँ से ये ऐड हुआ तो यहाँ से ये रुक गया, आगे यहाँ नहीं बनेगा। इसी तरह ए यहाँ ऐड हो गया सी के साथ, मान लो किसी सीक्वेंस में, और किसी में ये हो गया, मतलब ढेर सारे सीक्वेंस होंगे उसमें। तो जो जहां से होगा वहां पे ये ऐसे करके ऐड हो जाएंगे, और फिर हम लोग इस सारे सीक्वेंस को जेल के ऊपर रन कर देंगे। जब जेल के ऊपर रन करेंगे तो हमको एक में हमने टी वाला डाल दिया, ये वाला मान लो हमने डाल दिया सैंपल, ये सारे अलग अलग सैंपल बनाएंगे। तो टी वाला जहां जहां बैंड बनाएगा तो वो यहाँ पे आपका बैंड दिखा देगा, क्योंकि वहां पे आपका रुक गया है, आगे नहीं मूव हुआ है। फिर ये ए वाला हुआ तो वहां पे भी वैसे ही हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये वाला सीक्वेंस हमारा आ जाएगा। तो ये पूरा इस तरह से एक, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जो कि आपको इस तरह से सीक्वेंस दे देती हैं पूरा, है ना। फिर हम लोग यहाँ से जान जाएंगे कि देखिए पहला वाला नंबर ये है, दिस इज फर्स्ट वन, ये पहला वाला ये आ गया आपका। सेकंड वन ये ए, ये वाला ए है, तो देखिए ग्रीन वाला यहाँ पे ए आ गया ये, ठीक है। तो वैसे ही फॉर्मेट में सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी वैसे ही सीक्वेंस आ जाएगा। तो इससे भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, अगर हमारा डिजायर्ड डीएनए ये है तो वो उससे हम लोग इसको कंफर्म कर पाएंगे। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग वाला मेथड हो गया। फिर आते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है आप लोग को पता है? ब्लॉटिंग एक टेक्निक होती है। ब्लॉटिंग का मतलब जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर देखा हुआ, जैसे व्हाइट कलर का यहाँ पे देखते होंगे ना, यहाँ पे कभी कभी लोग बिछा देते हैं ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये आप समझो कि जैसे पानी गिर गया कहीं पे, है ना। तो पानी गिर गया तो हम लोग करते हैं पेपर ले आओ, उसको डाल दो उसके ऊपर, करते हैं। तो क्यों कहते हैं इसे? एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी वहां से उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया एक फिनोमिना ब्लॉटिंग का। तो एक पेपर हमने लिया, ब्लॉटिंग पेपर, जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है वैसे ही हमने जेल के ऊपर डाल दिया, जो जेल रन किया है हमने उसके ऊपर डाल दिया। तो जेल भी गीली है आपका, उसमें रन हुआ है वो, और साथ में उसमें डीएनए भी है ना। तो अगर हम उसमें डालेंगे तो वो जो उसका पानी सूखेगा ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, तो साथ में डीएनए भी आपका चिपक जाएगा उसके ऊपर, है कि नहीं। जो उसके अंदर रहेगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। और फिर हम उसको हाई, अलग अलग वो होंगे फ्लोरोसेंट प्रोब होंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब, वो हम डाल देंगे उसके ऊपर और वॉश कर देंगे। अगर वो प्रोब उसके साथ चिपक जाएंगे सीक्वेंस के साथ तो वो हमें दिखाई देगा, अगर नहीं चिपकेगा तो नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही चीज इसमें हो रही है कि डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर फ्रॉम एग्रोस जेल टू अ मेम्ब्रेन। एक हमने मेम्ब्रेन लिया है, जो पेपर हम बोल रहे हैं, जैसे मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वगैरह होता है। तो ये ब्लॉटिंग सब में होती है, मतलब सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए, ठीक है। और सदर्न हुआ, नदर्न ब्लॉटिंग किस में होगा? आरएनए में। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन में, ठीक है। तीनों में हो जाता है। अलग प्रिंसिपल सब में सेम रहेगा, यही चीज कि उसको हमको जेल को ट्रांसफर करना है उसके अंदर सीक्वेंस को, उस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने ऐसे चिपका दिया और वो उस पर ट्रांसफर हो गया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने जो डीएनए है हमारा उसको हमने रन किया और उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे पेपर लगा दिया इसके ऊपर, और ऊपर से बाहर रख दिया, वेट वगैरह रख दिया काफी, है ना, पेपर टॉवेल रख दिया, और इस टाइप से, जिससे यहाँ से कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ से जो वो है लिक्विड वो ट्रांसफर हो यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सीक्वेंस होगा वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस टाइप्स के हमने इसमें क्या किया, ये हमारा प्लेट मिल गई हमको, ये मेम्ब्रेन, इसके हमने रेडियो एक्टिव प्रोब डाल दिया। प्रोब मतलब होता है छोटा छोटा सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो हमारा जैसे मान लो उस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर हो, वो हमने ढेर सारा डाल दिया इसके ऊपर। जो इसके साथ बाइंड करेगा, जैसे देखो यहाँ पे बाइंड कर गया, वो हमको दिखाई देगा, है ना। जब हम उसको डेवलप करेंगे, एक्सरे फिल्म बनाएंगे, तो हमें दिखाई देगा बैंड, ये देखो दिख रहा है रेडियो एक्टिव प्रोब। और नहीं होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे रिमूव हो गए। तो अगर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है तो यस यस, अगर नहीं है तो नो, बस हो गया। यही चीज हम लोग अगर आरएनए के साथ करते हैं तो वो आपका आ जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, अगर प्रोटीन के साथ करते हैं तो वो हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसका फॉर्मूला भी है स्नो ड्रॉप। स्नो मतलब SNOW,
सुनो यही हुआ, और ड्रॉप हुआ DROP। और फिर अगर स्नो को ऐसे लिखेंगे, ड्रॉप को ऐसे लिखेंगे पैरेलल में, तो लिखेंगे तो S से D हो गया और N से R हो गया, 0 0 कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में W से P हो गया, तो स्नो ड्रॉप। फिर आते हैं एक और एडवांस मेथड्स, फिश। ये खाने वाली फिश नहीं है, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, और कभी कभी शॉर्ट नोट से फिश भी लिया जाता है। सब वही सेम है। इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, डीएनए प्रोब्स बनाएंगे, लेबल्ड। जो प्रोब्स क्या होता है, व्हाट इज प्रोब्स? हाँ, छोटा सीक्वेंस, बड़ा सीक्वेंस नहीं, छोटा सीक्वेंस, जैसे प्राइमर होता है। प्राइमर मतलब छोटा सीक्वेंस ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक होता है वो, मतलब वो वहीं जाके बाइंड करेगा। पीसीआर में भी प्राइमर हम लोग यूज करते हैं। तो उस प्राइमर को हम लोग क्या करें, हम लोग कलरफुल बना लें, उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा डाल दें वो कलर दे हमको, है ना। तो अगर हमारा प्राइमर स्पेसिफिक है तो वो सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा, अब बाइंड करेगा और साथ में हमें कलर भी दे देगा, तो हो गया, टेक्निक बन गई। हमने एक ऐसा प्राइमर बना दिया जिस कलर देगा हमको, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा तो कलर दे देगा, तो हमें पता चल जाएगा तुरंत। तो वही चीज है, फ्लोरोसेंट लेबल डीएनए प्रोब्स हमने बनाया, जो कि फ्लोरोसेंट होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके सेल हो या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी आप देखते हो, उसको भी हम बाइंड करवा सकते हैं इसके ऊपर। तो क्रोमोसोम जब कैरियोटाइपिंग वगैरह करनी होती है, उसको हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमने एक सीक्वेंस डिसाइड किया, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के, मतलब वो करके यहाँ सीक्वेंस ये देखिए, ये बना दिया हम लोगों ने। ये हमारा प्रोब है, ये वाला जो प्रोब है ये जाके यहाँ पे देखिए बाइंड किया गया स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। और फिर हमको ये, जब हम लोग इसको वो करेंगे, तो ये देखिए हमें यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, बस। तो कलर दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये कंफर्म हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दीज आर द वेरियस मेथड, जो फ्लोरेसेंट सिग्नल है उसकी मदद से हम लोग